हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल CWC केमिस्ट्री विद कंसेप्ट्स। आज के सेशन में हम मैटर का पार्ट 4 करेंगे। जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पहले की वीडियोस के लिंक देख सकते हैं। जब तक आप पहले की वीडियोस नहीं देखेंगे आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। अब तक हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ लिया है। किस तरह से पार्टिकल्स जो कण होते हैं सॉलिड के पास पास में होते हैं, लिक्विड के थोड़े दूर होते हैं और गैस के बहुत दूर होते हैं, और किस तरह से हम टेम्परेचर और प्रेशर जो होता है, दाब और तापमान जो है उसकी कंडीशंस को चेंज करके हम एक स्टेट को दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी हमने पहले की वीडियोस में देख लिया है। पानी जो होता है लिक्विड फॉर्म में जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है जिस पे वो उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि जनरली हम पानी की ही बात करते हैं। और जिस पे वो बर्फ बन जाता है वो उसका 0 डिग्री सेल्सियस है। पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलना शुरू हो जाता है, लिक्विड जो है वाटर वेपर में वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है, और 0 डिग्री सेल्सियस जो है उस पर पानी जो है वो बर्फ में, लिक्विड जो है ठोस में कन्वर्ट हो जाता है। दो तरह की स्केल्स होती हैं टेम्परेचर को नापने के लिए। एक हमारी होती है केल्विन स्केल और दूसरी हमारी होती है सेल्सियस स्केल। केल्विन स्केल जो होती है उसको हम K से लिखते हैं और सेल्सियस स्केल को हम डिग्री C से लिखते हैं। एक तापमान जो हमें दिया हुआ है अगर वो केल्विन में है तो हम उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तो हम उसको केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों के फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए हमको दिया हुआ है 300 केल्विन, इसको हमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो हम नीचे वाला फॉर्मूला लगाएंगे। K की जगह हम 300 लिख देंगे और उसमें से 273 माइनस कर देंगे तो जो हमारा आंसर आएगा 27 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा सेल्सियस में आ जाएगा। डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए केल्विन के अंदर से 277 हमें माइनस करना पड़ता है तो हमारा आंसर जो है डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाता है। मान लीजिए हमें डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है और उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। 37 डिग्री सेल्सियस दिया है तो केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? K = 37 लिख लेंगे डिग्री सेल्सियस की जगह और उसमें 273 हम ऐड कर देंगे तो हमारा केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा 310 केल्विन। ये हमारा केल्विन में आएगा आंसर। इन दोनों फॉर्मूले को यूज़ करके बच्चों आप केल्विन को डिग्री सेल्सियस में और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर सकते हैं। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन इस तरह का जरूर आता है, इसलिए ध्यान से इसको प्रैक्टिस करेंगे। अगला टॉपिक जो है हमारा वेपराइजेशन है। वाष्पीकरण होता क्या है? एक प्रक्रिया है जिसमें लिक्विड जो है वो वाष्प में, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है बिना बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचे। बॉइलिंग पॉइंट मतलब 100 डिग्री सेल्सियस। अगर पानी की बात हम कर रहे हैं तो पानी जब वेपर्स में, वाष्प में कन्वर्ट होता है 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे, तो उस क्रिया को, उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को हम वेपराइजेशन कहते हैं। मान लीजिए आपने कपड़े धो के सुखाए हैं तो आपके कपड़ों में से जो है सारा पानी उड़ जाता है बिना उबले, बिना 100 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर पहुँचे, तो उस प्रोसेस को हम वेपराइजेशन कहते हैं। वेपराइजेशन के प्रोसेस से ही हमारे कपड़े जो है जल्दी सूख जाते हैं गर्मियों में, और बारिश के मौसम में थोड़ा टाइम लगता है, सर्दियों में भी टाइम लगता है। तो बच्चों हमने देखा कि जो मैटर है उसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में चेंज होने के लिए टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा क्यों होता है? हमें पता है पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, पदार्थ के जो कण होते हैं वो हमेशा आपस में मूव करते रहते हैं, आसपास में मूव करते रहते हैं। उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी, क्षितिज ऊर्जा होती है। पानी की जो सतह होती है, किसी भी लिक्विड की जो सतह होती है, उन सतह के पार्टिकल्स जो है, सरफेस के पार्टिकल्स जो होते हैं, कोई लिक्विड जो होता है उसके सरफेस पे देखिए क्या होता है। एक बर्तन है, मान लीजिए एक बर्तन है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, एक पानी का कण है और अंदर एक पानी का कण है। जो ऊपर पानी का कण है उसको सिर्फ नीचे वाले कण अपनी तरफ खींच रहे हैं, जबकि जो अंदर है पानी का कण उसको चारों तरफ से पानी के कण जो है अपनी तरफ खींचते हैं। तो जो अंदर वाला पानी का कण है इसके ऊपर जो आकर्षण बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, जबकि जो सतह के ऊपर है, सरफेस पे पानी का कण या लिक्विड का पार्टिकल है, उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। तो जो सरफेस वाले पार्टिकल्स हैं वो आसानी से बाहर निकल सकते हैं, आसानी से वेपराइज हो सकते हैं, इनका वाष्पीकरण आसानी से हो सकता है। कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं, कौन कौन से कारक जो है वाष्पीकरण को, वेपराइजेशन को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, उसके लिए हमने एक एक्टिविटी की है। उसमें हमने एक टेस्ट ट्यूब ली है और एक कटोरी ली है। टेस्ट ट्यूब और कटोरी दोनों को हमने पानी से भर दिया। एक टेस्ट ट्यूब भरी हुई और एक कटोरी भरी हुई को हमने अपने कमरे की खिड़की के पास में रख दिया, और दूसरी टेस्ट ट्यूब और कटोरी जो पानी से भरी हुई है उसको हमने अलमारी के अंदर बंद करके रख दिया। कुछ दिनों बाद में या कुछ घंटों बाद में जब हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें पानी का जो है सतह, पानी का लेवल जो है वो कम हो गया हो।
तो हम इसको देख कर क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? हम ये देखेंगे कि जो कटोरी रखी हुई थी और जो टेस्ट ट्यूब बाहर रखी हुई थी, उसमें पानी का सतह जो है, पानी का लेवल बहुत कम हो जाता है, क्योंकि उसमें से पानी के पार्टिकल्स जो है वो वेपराइज हो जाते हैं, उड़ जाते हैं बाहर के एनवायरनमेंट में टेम्परेचर लेकर। जो कटोरी और टेस्ट ट्यूब हमने अलमारी के अंदर रखी है, उसके अंदर पानी का लेवल उतना कम नहीं होगा, क्योंकि अलमारी के अंदर जो है टेम्परेचर कम होता है कमरे की तुलना में। तो पानी के पार्टिकल्स जो होते हैं, कण, वो इतनी आसानी से वेपराइज नहीं हो पाते हैं, वो नहीं उड़ पाते हैं, तो पानी की सतह जो है कम नीचे हो पाती है, पानी का लेवल कम घट पाता है। इस एक्टिविटी से हमने एक निष्कर्ष और निकाला है। जब हम देखेंगे टेस्ट ट्यूब और पानी की कटोरी की तुलना करेंगे, तो हम देखेंगे कि टेस्ट ट्यूब और पानी की कटोरी जो हमने खिड़की में रखी हुई थी, उसमें भी पानी की कटोरी जो है उसमें पानी बहुत कम हो जाता है, जबकि टेस्ट ट्यूब में इतना कम नहीं हो पाता है। इसका भी एक कारण है, पानी की कटोरी जो होती है ऊपर से खुली हुई होती है, चौड़ी होती है, उसमें सतह ज़्यादा होती है, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, बहुत सारे पानी के जो कण होते हैं। इस तरह से देखिए, ये पानी की कटोरी है, ये इसका सरफेस है। जब इसमें से पानी के कण एवराइज करेंगे तो बहुत सारे पानी के पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक साथ जो है वाष्प बन के उड़ जाएंगे, जबकि टेस्ट ट्यूब जो होती है वो पतली सी होती है, इसमें सतह छोटी सी होती है, इसमें से कुछ ही पानी के पार्टिकल्स जो है वेपराइज कर पाएंगे, इसलिए इसमें पानी का लेवल जो है वो धीरे धीरे नीचे होगा, और कटोरी जो है उसमें पानी का लेवल जो है बहुत जल्दी जो है नीचे हो जाएगा। तो हमने एक्टिविटी से कई चीज़ देखी हैं। एक चीज़ जो हमने नोट की है कि सतह बढ़ने से, जैसे कटोरी में सतह ज़्यादा थी, सरफेस एरिया ज़्यादा था, एवेपोरेशन जो है वाष्पीकरण बढ़ जाता है, तो कटोरी में वाष्पीकरण ज़्यादा होगा टेस्ट ट्यूब की तुलना में। दूसरी हमने देखी कि जैसे ही तापमान बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, अलमारी में तापमान कम था, बाहर कमरे में तापमान अलमारी की तुलना में ज़्यादा था। जहाँ तापमान ज़्यादा होगा वहाँ वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। तीसरी चीज़ हमने देखी, मान लीजिए यही प्रक्रिया जो है, यही एक्टिविटी हम बारिश के मौसम में करते हैं। जिस समय बारिश होती है उस समय हमारे एनवायरनमेंट में, वातावरण में बहुत सारे पानी के कण पहले से ही मौजूद होते हैं, जिसे हम नमी कहते हैं। ह्यूमिडिटी मतलब नमी। नमी के कारण जो होता है वाष्पीकरण में कमी आ जाती है, क्योंकि पहले से ही पानी के मॉलिक्यूल, पानी के कण जो है उपस्थित हैं। तो पानी के कण जो है, चाहे वो कटोरी हो चाहे वो टेस्ट ट्यूब हो, उसमें से आसानी से वाष्पीकृत एवेपोरेट नहीं हो पाते हैं। चौथी चीज़ जो हम देखेंगे, मान लीजिए बहुत तेज हवा चल रही है, उस दिन जो होगा वाष्पीकरण हमारा ज़्यादा होगा। इसको आप जनरल रूप में देख सकते हैं। मान लीजिए आपने कपड़े सुखाए हुए हैं बाहर, और उन कपड़ों को आप जब नोटिस करते हैं तो आप देखते हैं कि जिस दिन हवा चल रही है उस दिन आपके कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, और जिस दिन बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है, जिस दिन बारिश का मौसम है, उस दिन आपके कपड़ों को सूखने में टाइम लगता है। तो कपड़े सूखने की जो प्रोसेस है उससे आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, हवा तेज चल रही होगी तब भी कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, बारिश का मौसम होगा तो कपड़े सूखने में टाइम लगेगा, क्योंकि टेम्परेचर भी कम हो जाता है और हवा के अंदर जो है ह्यूमिडिटी, वाष्प की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए वाष्पीकरण की प्रक्रिया कम हो जाती है। तो जो एवेपोरेशन है वो एक सतही प्रक्रिया है। एवेपोरेशन जो है वो सरफेस पे होने वाली प्रक्रिया है। जब भी पानी एवेपोरेट होता है, वाष्पीकृत होता है, पहले सरफेस जो है, सतह के ऊपर जो कण होते हैं पहले वो वाष्पीकृत होते हैं, उसके बाद नीचे वाले जो कण होते हैं वो वाष्पीकृत होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वाष्पीकरण से ठंडक कैसे बढ़ती है, वातावरण ठंडा कैसे हो जाता है। वो देखिए, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। एक बर्तन है, बर्तन के अंदर पानी भरा हुआ है, इस तरह से पानी भरा हुआ है, इसके कण जो है वाष्पीकृत हो रहे हैं, उड़ रहे हैं। जैसे ही कण वाष्पीकृत होंगे, इसका मतलब है ये तो लिक्विड था हमारा पानी, पानी में जो कण थे वो बिल्कुल पास पास में थे, और ये वाष्पीकृत हो गए तो हमारा गैस में बदल गया। गैस में जो है वो कण दूर दूर हो जाएंगे। दूर दूर होने का मतलब है इनके बीच में जो आकर्षण बल होता है, इनके बीच में वो कम हो गया। आकर्षण बल कम हो गया, इसका मतलब इनके बीच में ऊर्जा भी कम हो गई। अब इनके बीच में ऊर्जा कम हो गई, कम ऊर्जा होने के कारण जो है लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट हो गया, जल जो है वो वाष्प में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही वाष्प इस वातावरण में जाती है, एक वातावरण में उपस्थित ऊर्जा, जिसे हम गर्मी कहते हैं, उस कण को ले लेते हैं और हमें ठंडक महसूस होती है, क्योंकि ऊर्जा जो थी, गर्मी जो थी, वो तो कणों ने ले ली। अब ये वातावरण जो है यहाँ पे ठंडक हो जाएगी, ये ठंडा हो जाएगा। बच्चों दोबारा देखिए, वाष्पीकरण हुआ, पानी के अणु जो है वो उड़ गए, उड़ के वाष्प में परिवर्तित हो गए। जब कोई चीज़ लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रही है, इसका मतलब इसके पार्टिकल्स दूर दूर जा रहे हैं। पार्टिकल्स दूर दूर जाने का मतलब है इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने का मतलब है इनकी जो ऊर्जा है, एनर्जी भी कम हो गई। इनकी एनर्जी कम हो गई तो ये वातावरण से, एनवायरनमेंट से एनर्जी ले लेंगे।
एनवायरनमेंट जो है उसमें एनर्जी जो है टेम्परेचर के फॉर्म में, गर्मी के फॉर्म में प्रेजेंट है। जैसे ही इन्होंने एनवायरनमेंट से एनर्जी ले ली, हमारा एनवायरनमेंट जो है वो ठंडा हो जाएगा और हमें ठंडक महसूस होगी। ये आपने आमतौर पे देखा होगा जब आप नेल पॉलिश हटाते हैं, इसको हम नेल पॉलिश रिमूवर कहते हैं, एसीटोन उसका केमिकल नेम है, तो आपको ठंडक महसूस होती है। ठंडक महसूस इसीलिए होती है क्योंकि जो एसीटोन के पार्टिकल्स होते हैं, एसीटोन के कण होते हैं, वो आपकी अंगुली जो होती है, आपके शरीर की जो ऊर्जा होती है 37 डिग्री सेल्सियस, उस ऊर्जा को सोख लेते हैं और आपको ठंडक महसूस होती है। गर्मियों के दिनों में जब आप रात को बाहर सोते हैं तो आपने देखा है कि घर वाले जो हैं वो पानी छिड़कते हैं। पानी क्यों छिड़कते हैं? पानी जो होता है जैसे ही उस फर्श पे पड़ता है, मान लीजिए यहाँ आपने पानी छिड़का है, जैसे ही पानी इस फर्श के ऊपर गिरेगा, ये पानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फर्श हमारा गर्म है तो ये हमारा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। गैस में कन्वर्ट होने के बाद में जो गैस है, वेपर जो है, वाष्प जो है वो एनवायरनमेंट से गर्मी को सोख लेती है और हमारा एनवायरनमेंट जो है वो ठंडा हो जाता है। दोबारा देखिए क्या होता है इस प्रक्रिया में। जैसे हमने फर्श के ऊपर पानी छिड़का, पानी छिड़कने से फर्श हमारा गर्म था, पानी जो है गैस या वाष्प में कन्वर्ट हो गया। वाष्प जो है वो उड़कर ऊपर हवा में चली गई और उस वाष्प ने अपने चारों तरफ जो गर्मी थी उस गर्मी को सोख लिया और हमारा वातावरण जो है चारों तरफ का वो ठंडा हो जाएगा। यहाँ चारों तरफ जो है ठंडक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है जब हम वाष्पीकरण की बात करते हैं कि हम गर्मियों में जो है सूती कपड़े क्यों पहनते हैं। हमें पता है कि गर्मियों में हमें बहुत अधिक पसीना आता है। पसीना क्यों आता है? पसीना जो है वो हमारे शरीर को ठंडा रखने का काम करता है। जो प्रक्रिया ऊपर हुई है, जो प्रोसेस ऊपर हुआ है, वही प्रोसेस जो है नीचे होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया था फर्श पे पानी छिड़कना। मान लीजिए आपका शरीर जो है वो फर्श की तरह है, पसीना आया, बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, वो पसीना जो है उड़ जाएगा, उड़ के वाष्प या वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। वो वेपर जो है आपके चारों तरफ का जो गर्मी है उसको सोख लेगी और आपको ठंडक महसूस होगी। सूती कपड़े जो होते हैं वो पसीने को आसानी से सोख लेते हैं, इसलिए हमें सूती कपड़े जो है पहनने चाहिए क्योंकि ये पसीने को सोखने का काम भी करते हैं। दूसरा जो प्रोसेस है एवेपोरेशन का, उसको भी जल्दी करने का काम करते हैं, उसको भी बढ़ा देते हैं, जिससे हमें गर्मी कम लगती है। हमारे बॉडी पे पसीना आया, जैसे हमारे बॉडी पे पसीना आया, पसीने ने हमारे शरीर के चारों तरफ जो एनवायरनमेंट था, एटमॉस्फेयर था, उससे उसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लिया और जैसे ही हमारे चारों तरफ एनवायरनमेंट से टेम्परेचर एब्जॉर्ब हो जाएगा, गर्मी एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो हमें चारों तरफ ठंडक महसूस होगी। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको समझ में आ गया होगा ये प्रक्रिया कि किस तरह से पसीना आने के बाद में वो हमारे चारों तरफ के वातावरण से, हमारे शरीर के चारों तरफ से गर्मी को किस तरह से अवशोषित कर लेता है और हमें ठंडक महसूस होती है। ये चीज़ें जो हैं जनरल चीज़ें हैं जो हम डेली हम देखते हैं, लेकिन इनके पीछे का कारण जो है अभी तक हमें नहीं पता था क्योंकि हम छोटी क्लासेस में थे। जैसे जैसे हम बड़ी क्लास में जाएंगे तो हर चीज़ जो है आपको दिखेगी, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, कोई ना कोई कारण है। विज्ञान जो होता है वो प्रश्नों के उत्तर देने का ही नाम है। ये चीज़ ऐसे क्यों होती है, कब होती है, कैसे होती है, इसके प्रश्नों के उत्तर जो हमें विज्ञान से ही मिलते हैं। आपने एक ग्लास लिया, ग्लास के अंदर आपने खूब सारे बर्फ़ के टुकड़े डाल के रख दिए, ये बर्फ़ के टुकड़े हैं। जब आप उसको बाहर रखते हैं तो कुछ देर बाद आप देखेंगे कि इस ग्लास के चारों तरफ जो है पानी की बूंदें आपको दिखाई देंगी। ये पानी की बूंदें जो हैं ग्लास के बाहरी सतह पे, बाहरी सरफेस पे कहाँ से आई? कुछ बच्चों को तो पता होगा कहाँ से आई, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि पता नहीं कैसे हुआ ये। तो जिन बच्चों को अभी तक नहीं पता था उनके लिए आंसर जो है इसका ये हो जाएगा, ग्लास के अंदर जो था बर्फ़ भरी हुई थी, बर्फ़ जो है वो ठंडी होती है। जैसे ही ये ग्लास का बाहरी सतह जो है, ये ग्लास की जो बाहरी सतह है, जैसे ही ठंडी होगी, हमारे वातावरण जो है चारों तरफ वातावरण है, एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट होता है? वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, हमें पता है। जैसे ही वाटर वेपर जो है इस ग्लास की ठंडी सरफेस के कांटेक्ट में आएगा, सतह से संपर्क में आएगा, वाटर वेपर में क्या होते हैं? पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। लेकिन मैंने बताया था टेम्परेचर को कम करके, टेम्परेचर को कम करने का मतलब है ठंडा करके। जैसे ही वाटर वेपर इस ग्लास के ठंडी सतह के कांटेक्ट में आएंगी, टेम्परेचर अपने आप कम हो जाएगा, ये कण जो है बिल्कुल पास पास में आ जाएंगे। और जब वाटर वेपर के कण पास पास में आते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वो लिक्विड में, द्रव में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमारी वाटर वेपर जो है वो द्रव में कन्वर्ट हो जाएगी। एक तरीका और इसको समझने का, ग्लास की सतह ठंडी थी,
जैसे ही वाष्प जो है वातावरण में उपस्थित थी वो उसके संपर्क में आई, वाष्प के कण जो है वो नजदीक आ गए और वो लिक्विड में, द्रव में कन्वर्ट हो गई। कुछ क्वांटिटीज आपके कोर्स में दी हुई हैं जिनकी यूनिट और जिनका सिंबल जो है, जिनका मात्रक और प्रतीक आपको पता होना जरूरी है। आप डेली यूज में इन वर्ड्स को बोलते हैं, लेकिन आपने पहली बार जो है उनको ध्यान से अब सुनोगे। पहला जो है टेम्परेचर, जिसको हम तापमान कहते हैं। तापमान को नापने के लिए जो SI यूनिट है वो केल्विन है। मैं SI यूनिट लिख रही हूँ, SI मात्रक लिख रही हूँ। केल्विन का सिंबल जो है K होता है, इसको K से डिनोट करते हैं। अगला जो है हमारा लंबाई, लेंथ है। बच्चों में हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए साथ में बोल रही हूँ। लेंथ जो है इसको लंबाई कहते हैं। लेंथ को मीटर में नापते हैं, इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। अगला जो है द्रव्यमान, जिसको हम कहते हैं मास। मास को हम किलोग्राम में नापते हैं और kg से डिनोट करते हैं इसको। उसके बाद में वेट है। वेट को हम न्यूटन जो है इसकी यूनिट होती है और इसको n से लिखते हैं। अगला है वॉल्यूम, मीटर क्यूब इसकी यूनिट है और इसको मीटर क्यूब ही लिखते हैं। इसके बाद में है प्रेशर। प्रेशर जो है इसकी यूनिट पास्कल है और इसको PA से लिखते हैं। यूनिट का सिंबल है, प्रतीक है। ये जो यूनिट है इसको हम किस प्रतीक से डिनोट करते हैं? मान लीजिए मैं लिखती हूँ 5 kg, 5 किलोग्राम है तो 5 kg मैं ऐसे लिखूंगी, 5 किलोग्राम नहीं लिखूंगी, पूरा बड़ा नाम नहीं लिखूंगी। ये प्रतीक है इसका, ये वाला ये जो यूनिट है इसकी, इसको हम प्रतीक के रूप में ही लिखूंगी। मैं kg लिखूंगी, किलोग्राम पूरा नहीं लिखूंगी। लास्ट जो है हमारा डेंसिटी है, जिसको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में लिखते हैं और इसकी यूनिट जो है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको सिंबल को। तो बच्चों ये 7 क्वांटिटीज़ जो हैं SI यूनिट है। किसी भी चीज़ को बच्चों हम नापते हैं, अगर वो तापमान है, टेम्परेचर है तो उसे हम केल्विन में नापेंगे। अगर वो दूरी है तो उसको हम मीटर में नापेंगे। अगर वो कोई चीज़ है, भारी चीज़ है तो उसको हम kg में, किलोग्राम में नापेंगे। अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसका वेट हमें बाहर निकालना है तो उसको हम न्यूटन में लिखेंगे। बाहर आपको आगे बड़ी क्लासेस में आएगा। आयतन निकालना है किसी कमरे का, किसी डब्बे का, तो उसको मीटर क्यूब में लिखेंगे, आपने गणित में पढ़ा होगा आयतन। प्रेशर जो है, दाब निकालना है तो उसकी यूनिट हम पास्कल लिखेंगे। मान लीजिए मैं कह रही हूँ 5 प्रेशर है तो 5 पास्कल लिखूंगी मैं। किसी चीज़ पे 5 प्रेशर लग रहा है तो उसको मैं 5 पास्कल के रूप में लिखूंगी। 6 kg पर मीटर क्यूब होगा, ये माइनस है तो पर मीटर क्यूब होता है। तो आगे जो इस तरह से यूनिट हमें लिखना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमें आइडिया हो जाए कि 6 जो है हम किस चीज़ को नाप रहे हैं। आगे लिखी हुई यूनिट जो होती है हमारी, kg मीटर क्यूब जो है अगर लिखा है इसका मतलब ये डेंसिटी, घनत्व है। PA लिखा है इसका मतलब ये प्रेशर है। बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइमली मिल जाएंगे। थैंक यू बच्चों।